गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए दोस्तों, भगवान के दुआ से अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाया हूं, जिसके माध्यम से दोस्तों अब की बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें कम से कम दोस्तों 95% नंबर टारगेट है लाने का। आप दोस्तों इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा और कम से कम दोस्तों 95% टारगेट है मेरा दिलवाने का आपको दोस्तों। और दोस्तों एक बात, इस वीडियो में दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते ये 12th का चैप्टर के साथ साथ दोस्तों आप लोग को क्लास नीट का भी इसमें क्वेश्चन रहेगा, जिसके थ्रू आप दोस्तों क्लास नीट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर अच्छे से इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए दोस्तों, आज जीव विज्ञान आते हैं। दोस्तों चलिए एक बात, जीव विज्ञान आते हैं मेरे मन में एक ख्याल आता है, तो जीव विज्ञान कहते किसे। तो जीव विज्ञान देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का इंग्लिश होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी दोस्तों ये ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, ग्रीक भाषा है दोस्तों। चलिए, बायो दोस्तों बायोस से मिलकर के बना है और लॉजी लोगोस शब्द से मिलकर के बना है। बायोस का मतलब होता है दोस्तों जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जीवन किस में होता है दोस्तों? सजीवों में होता है। जीवन किस में होता है? सजीवों में। तो इसी कारण दोस्तों पढ़ेंगे सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाते हैं। अब दोस्तों ये जीव विज्ञान जो है, ये भाषा किसने दिए थे, ये शब्द किसने दिए थे जीव विज्ञान? तो ये दोस्तों दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिए थे, लेनमार्क और तथा ट्रिवेरियस साहब ने दिए थे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों दोस्तों एक ही थे, अरस्तु साहब। अब दोस्तों वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेस्टस साहब को कहे जाते हैं। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा उतार लीजिए। चलिए बच्चों, इससे पहले वाले उतार लिए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अध्याय 1, जीवन, जीवों में जनन। दोस्तों जीवों में जनन में फर्स्ट बार कह रहा है जीवन अवधि क्या होता है। जीवन अवधि क्या होता है? तो दोस्तों जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच दोस्तों देखिए परिवर्धन आता है, वयस्क आता है, जनन आता है, बुढ़ापा आता है और उसके बाद बुढ़ापा के बाद मृत्यु हो जाती है। तो उसी बीच दोस्तों ये सब को जीवन अवधि कहते हैं। अब दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि कितना दिन होता है। जैसे मान करके चलिए दोस्तों, हाथी का 60 से 75 वर्ष, गुलाब का 10 वर्ष, कुत्ता का 25 वर्ष, गाय का 25 वर्ष, केला 25 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, चावल दोस्तों 4 महीना, घरेलू मक्खी जो होता है उसकी जीवन 1 महीना, बरगद के वृक्ष का 200 वर्ष, गेहूं के पौधा का 4 से 5 वर्ष, तितली का 1 से 2 सप्ताह, बंदर का 26 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, बिल्ली का 35 से 40 वर्ष, चील का 90 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, कछुए का 150 वर्ष। ये दोस्तों ये सब जीवों के जीवन अवधि थे। एनसीईआरटी बुक में कुछ ही जीवों के जीवन अवधि दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे कुछ थोड़ा बढ़ा करके जीवन अवधि लिख दिए हैं। इसे दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, तो लोग ये थोड़ा छाप लीजिए। चलिए दोस्तों देखते एक बात, नोट दिमाग में याद करके रखिएगा नोट्स। लगभग जो 1000 करोड़ वर्ष पूर्व पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसके बाद दोस्तों 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके कुछ दिन बाद 200 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन पृथ्वी पर देखा गया। जीव है, तो जीवन में मनुष्य सभी जीव थे। तो उसके बाद दोस्तों 150 करोड़ वर्ष पूर्व देखा गया तो मानव के पूर्वज मिले। मानव के पूर्वज मतलब दादा परदादा जो जीव थे अभी जो पृथ्वी पे थे, उसके पहले का दादा परदादा वे सब मिले। तो उससे पता लगाया कि गया कि जो जनन करता है, इसी कारण वह अपने अस्तित्व और अपने समान जाति को उत्पन्न करके रखा है। तो इसी कारण दोस्तों प्रजनन देखा गया। तो प्रजनन का परिभाषा होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतान या समान संतति या संतान को उत्पन्न करता है या पैदा करता है, उसे प्रजनन कहते हैं।
चलिए दोस्तों आप लोग ये लिखिए। अब आते हैं अगला। चलिए दोस्तों, इससे पहले प्रजनन का परिभाषा सीख चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रजनन कितने प्रकार से होते हैं। प्रजनन दोस्तों 2 प्रकार से होते हैं, और एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो फर्स्ट बार हम लोग दोस्तों अलैंगिक जनन देखते हैं। अलैंगिक जनन में इसमें एक ही जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जीवों की आवश्यकता होती है और एक ही जीव एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। और इस अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले जीव, एक ही जनक से जो उत्पन्न होंगे जीव, उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी, हूबहू सेम टू सेम होंगे। और दोस्तों एक ही जनक से जो उत्पन्न संतान होंगे उसे क्लोन कहेंगे, हम लोग उसे क्लोन कहेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, ये तो समझ गए। अब देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें 2 विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और मादा, मेल और फीमेल। देखते हैं दोस्तों नर और मादा। नर दोस्तों एक कोशिका बनाएगी शुक्राणु, और मादा एक अंडाणु बनाएगा। ये आगे चल करके दोस्तों नर युग्मक और ये मादा युग्मक कहलाएगा। ये दोनों आगे चल करके संलयन करेगा। क्या करेगा? संलयन करेगा। संलयन करने के बाद दोस्तों युग्मनज का निर्माण करेगा। दोनों संलयन करने के बाद युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज आगे वृद्धि करके शिशु का निर्माण करेगा। और दोस्तों लैंगिक जनन में 3 बात याद रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों दो विभिन्न लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। एक बात ये याद रखिएगा। और दूसरा बात ये याद रखिएगा, युग्मनजों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। और तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो जीव संतान जो पैदा होगी उसमें विभिन्नता आएगी। जैसे जिसका माँ बाप ने जन्म दिया तो उससे जो बच्चा उत्पन्न होंगे उसमें माँ और बाप दोनों का गुण होंगे। इसी कारण दोस्तों ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों अब देखते हैं हम लोग विखंडन। विखंडन दोस्तों यह केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। यह केवल एक कोशिकीय जीवों में तो होता है। जैसे मान करके चलिए दोस्तों यह मेरा एक कोशिकीय जीव है। यह कुछ दिनों बाद अपने आप को 2 बराबर भाग में बांट लेगा। उसका नाम हम दोस्तों द्विखंडन देंगे। अगर 2 से अधिक बराबर भाग में बांट लिया तो उसका नाम हम बहुखंडन देंगे। बहुखंडन का एग्जाम्पल हुआ अमीबा और प्लाज्मोडियम। द्विखंडन का एग्जाम्पल हुआ यूग्लिना और पारामीशियम। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 12th में बायोलॉजी रखे हैं तो इस बात की आप लोग जानकारी रखिएगा। प्लाज्मोडियम यह कहाँ पाया जाता है? यह एक मच्छर है जिसके लार में पाया जाता है। उस मच्छर का नाम है मादा एनीफिलीज मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। चलिए देखते हैं मुकुलन। जैसे मान करके चलिए दोस्तों मेरा यह एक कवक है, ईस्ट। यह कुछ दिनों बाद इसमें केंद्रक है। यह केंद्रक कुछ दिन बाद वृद्धि करेगा तो ये केंद्रक अपने आप को 2 भागों में बांट लेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर जो बांटेगा इसका नाम हम लोग देंगे मुकुलन या कलिका। और यह कलिका दोस्तों आगे चल के वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद जैसी अनुकूल परिस्थिति इसको मिलेगी, यह ईस्ट से कवक से अलग हो जाएगा। अलग हो करके एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा। इसी को हम लोग मुकुलन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हुआ ईस्ट और हाइड्रा। और दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा, पूरे कवक जगत में ईस्ट एकमात्र एक कोशिकीय जीव है, नहीं तो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव है। इस बात को आप लोग नोट करके रख लीजिए। हम नीचे में लिख दिए हैं। इसका देखिए दोस्तों हम ऊपर में लिख दिए हैं मुकुलन। जब एक जनक पर कलिका का निर्माण होगा, ये मेरा जनक था, इस पर कलिका का निर्माण होगा और यह कलिका वृद्धि करेगी। कलिका वृद्धि करने के बाद वृद्धि करने के बाद एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा। उसी को हम लोग मुकुलन कर देंगे। दोनों तरीका से लिख दिए, आप लोग उतार लीजिएगा। अब आगे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं विखंडी जनन। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं विखंडी जनन। विखंडी जनन किसमें होता है? विखंडी जनन दोस्तों यह केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। चलिए दोस्तों ये हमने एक डायग्राम बनाया। यह किस चीज़ का डायग्राम है? चलिए दोस्तों हम आप लोग को समझाते हैं। अगर क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ आया था पादप जगत। पादप जगत के अंदर हम लोग जब उसका वर्गीकरण किए थे तो उसमें आया था एक शब्द थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंदर हम लोग 3 शैवालों को रखे थे, हरित शैवाल, लाल शैवाल और भूरी शैवाल। वही दोस्तों ये हरित शैवाल है। ज़्यादा विकसित उसमें हरित शैवाल था, तो हरित शैवाल का फिगर है ये दोस्तों।
ये पूरा था, ये फिगर पूरा था। ये दोस्तों एक स्वतः जीव है। अब चलिए दोस्तों, इसे हमने 3 खंडों में बांट दिया। 3 खंडों में बांटने के बाद यह दोस्तों परिपक्व हो करके एक स्वतः बना लेगा जीव। उसी को हम लोग दोस्तों विखंडी जनन कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किस में होता है? पुनरुद्भवन की क्रिया दोस्तों, जैसे देखिए, अगर मनुष्य में पूछ दिया पुनरुद्भवन की क्रिया किस में, तो लीवर में होता है। मनुष्य का शरीर का कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ है, उसका कटा हुआ भाग स्वतः वापस लौट जाए, उसी को पुनरुद्भवन की क्रिया कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अगर लीवर में पुनरुद्भवन की क्रिया ज़्यादा होती है या कोशिका बहुत जल्दी बना लेती है, रिफ्लेक्स कर लेती है, और पूरा अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए पूरा धरती पर पुनरुद्भवन की क्रिया किस में होता है, तो प्लेनेरिया एक जीव है, उसमें हद से ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। अब चलिए दोस्तों, और किस में होता है? आप लोग देखे होंगे छिपकली की पूंछ अगर कट भी जाए तो वह स्वतः पुनः फिर से वापस आ जाता है, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे पुनरुद्भवन, अगर किसी भी चीज़ का कटा हुआ भाग पुनः वापस से जुड़ जाए, उसे ही पुनरुद्भवन की क्रिया कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आप लोग के सोचते होंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है। आप लोग कहते होंगे यह भी स्वतः, हमें तो लग रहा है यह दोनों सिस्टम है, आप लोग को कैसा लगता होगा। अब चलिए दोस्तों, लेकिन यह एक बात नहीं है, यह अलग अलग बात है। यह इसमें दोस्तों एक बात याद रखिए, यह पूरा परिपक्व होने के बाद विखंडी जनन होता है। इसमें क्या होता है, परिपक्व, कोई भी जीव परिपक्व हो जाता है तब विखंडी जनन होता है। लेकिन यह पुनरुद्भवन की क्रिया कभी भी हो सकता है। किसी का, जैसे मान करके चलिए कि किसी को अगर यहाँ पे लीवर में चक्कू मार दिया, तो वह स्वतः मर नहीं जाएगा, वह जीवित ही रहेगा। वह फिर धीरे धीरे वह अपना घाव को जुटा लेगा, उसी को पुनरुद्भवन की क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उतारिए, अब अगला देखते हैं दोस्तों। समझने वाले हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन हम किसे कहेंगे? जब किसी जीव के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, उसे ही हम बीजाणु कहेंगे। जब किसी जीव के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, उसे ही हम बीजाणु कहेंगे। और दोस्तों, आप लोग इसमें 2 बात याद रखिएगा, यह प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकती है। बीजाणु विशेष यह प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकती है, और इसके अंदर एक संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता रहता है। इसके अंदर एक संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता रहता है। ये मेरा बीजाणु जनन हुआ, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु हम किसे कहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाए हैं। ये मेरा दोस्तों, ये एक क्लोमाइडोमोनास, यह एक हरित शैवाल है। यह क्लोमाइडोमोनास एक हरित शैवाल है। इसके अंदर ये छोटे छोटे क्लोमाइडोमोनास है, और इसके ऊपर में ये धागे जैसी संरचना, ये इसे हम कशाभिका कहेंगे। इसी के थ्रू, धागे जैसी संरचना के थ्रू यह तैरता है, इसी के थ्रू ये चलता है, इसी कारण इसका नाम चल बीजाणु पड़ा। इसके अंदर ढेर सारी क्लोमाइडोमोनास अगर भर जाएगा तो ये अपने आप को बरस्ट करके और यह पानी में तैरने लगेगा। ये जनक है, ये क्लोमाइडोमोनास एक जनक है। ये बरस्ट करके अपने आप को और यह पानी में तैरने लगेगा। जैसे अपना लोग को शरीर दिया है, पैर दिया है चलने के लिए। अब चलिए बच्चों समझते हैं अचल बीजाणु, जो नहीं चल सकता उसे अचल बीजाणु कहेंगे। जैसे ये मेरा एक पेनिसिलियम कवक है, पेनिसिलियम एक कवक है, और यह ऊपर में जो संरचना है इसे कोनिडिया कहेंगे, इसे हम लोग कोनिडिया कहेंगे। यह चल नहीं सकता है। अब आप लोग एक बात बताइए, पेनिसिलियम से एक प्रतिजैवी खोजा गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों एंटीबायोटिक, जो हम लोग दवाई के रूप में खाते। पेनिसिलियम से खोजा गया था, यह मिस्टेक से खोजा गया था। इसे कौन खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ये आप लोग अच्छी तरीक़ा से बात याद रखिएगा। जो बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? यह पादपों में होते हैं। यह किस में होते हैं? पादपों में होते हैं। इसमें देखिए 2 भाग, पादपों के 2 भाग होते हैं, कायिक और जन्य भाग। कायिक और जन्य भाग, जन्य भाग में पुष्प आ जाते हैं, कायिक भाग में तना, मूल, पत्ती, पर्ण ये सब आ जाते हैं। अब कायिक प्रवर्धन होते कैसे? अब देखिए, कुछ भाग तना के, कुछ भाग मूल के, कुछ भाग पर्ण के,
मिल करके उस पर कुछ एक कली का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? कली का, जिसे हम अपस्थानिक या कक्षत्र कलिका कहेंगे, जिसे हम लोग अपस्थानिक या कक्षत्र कलिका कहेंगे, उसी को हम लोग। और यह कक्षत्र कलिका आगे विकसित करके एक जीव बना लेगा, उसे ही हम लोग कायिक प्रवर्धन कहेंगे, उसे ही हम लोग कायिक प्रवर्धन कहेंगे। जैसे देखिए, कुछ पादपों की तना, कुछ पादपों की मूल, कुछ पादपों की पर्ण मिलकर अपस्थानिक या कक्षत्र कलिका का निर्माण करते। दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के एक कक्षत्र या अपस्थानिक कलिका का निर्माण करेंगे। और यह कलिका को जैसे अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, यह विकसित करके एक संपूर्ण जीव बना लेगा, उसे ही हम लोग कायिक प्रवर्धन कहेंगे। उतना डिटेल में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं जाएंगे। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आलू और शकरकंद। जैसे मान करके चलिए दोस्तों, ये आलू है, इस पर छोटे छोटे आँख की तरह संरचना होती है, और वह धीरे धीरे जैसे इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो यह एक पेड़ का, पौधा का निर्माण करके एक अनुकूल परिस्थिति में एक जीव का निर्माण कर देती है। वही इसका एग्जाम्पल हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मेरा अलैंगिक जन्म खत्म हुआ। अब बच्चा लैंगिक जनन, अगला वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन समझेंगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए।